हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, दैट इज़ इन्फ्लेशन। ठीक है, लास्ट वीक भी हमने इन्फ्लेशन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने रेपो रेट, एक्चुअली आरबीआई ने रेपो रेट को जो है वो हाइक कर दिया था, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, फिर अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टैंस क्या है, हॉकिश क्या है, ये सब हमने देखा था। रेपो रेट हमने देखा था। आज जो है जो हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे वो है हमारी WPI एंड CPI। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। दूसरी चीज़ हमारी हो गई कोर एंड हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। थर्ड चीज़ हो गई हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। एंड फोर्थ चीज़ जो है हमारी क्वेश्चन ऑफ द डे एंड वोकैब, जो हम एंड में हर सेशन में डिस्कस करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट टॉपिक है हमारा होलसेल एंड रिटेल इन्फ्लेशन। ठीक है, अगर मैं नॉर्मली भी बोलूँ कि होलसेल और रिटेल का क्या मतलब हुआ। होलसेल जैसे सपोज अगर आपने शॉप खोली है तो आप एक होलसेलर के पास जाएंगे, उससे आप बल्क में सामान उठाएंगे, उनका प्राइस जो है वो कम पड़ेगा आपको, तो फिर वो आप जो जिस प्राइस पे आप रिटेल में बेचेंगे वो प्राइस जो है वो ज़्यादा होगा। तो कंज्यूमर जो है वो कौन सा प्राइस को रिफ्लेक्ट करते हैं, कंज्यूमर रिटेल प्राइस को रिफ्लेक्ट करते हैं। कंज्यूमर्स रिटेल शॉप से खरीदते हैं, ना कि होलसेल शॉप से। तो अगर मैं बताऊँ कि कंज्यूमर के बारे में, अगर कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में अगर हमें जानना है तो हम क्या चीज़ स्टडी करेंगे, होलसेल को या रिटेल को? तो हम रिटेल को हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। तो ये एक जेनरिक आइडिया दिया मैंने। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि भाई इन्फ्लेशन होती क्या है। इन्फ्लेट करना कोई भी चीज़ का क्या मतलब होता है? इन्फ्लेट करना, कोई भी चीज़ इंक्रीज कर जाना। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन का भी वही मतलब है कि जिसमें प्राइजेस जो है ना वो आपके राइज कर जाते हैं इकोनॉमी में। ठीक है, पहले जो चीज़ 10 रुपये की मिल रही थी, अगर वो 15 रुपये की मिल रही है आज के टाइम पे, तो हम बोलते हैं कि प्राइजेस जो हैं वो हाई कर गए। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझाया हुआ है कि सपोज अगर मैं बोलूँ कि लास्ट ईयर, अभी कौन सा मंथ चल रहा है, जून, लास्ट ईयर जून में जो है वो अनियन का प्राइस सपोज 10 रुपीज़ पर केजी था। और ये कब था? 2021 में। 2022 में कितना प्राइस हो गया? 15 रुपीज़ पर केजी जो है ये प्राइस हो गया। तो 10 रुपये से 15 रुपये अगर प्राइस बढ़ गया तो मतलब हम बोलते हैं इन्फ्लेशन हुई है। इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि कितनी इन्फ्लेशन हुई है? कैलकुलेट हम करेंगे कि पहले आज कितना प्राइस है? 15। लास्ट ईयर कितना प्राइस था? 10 डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर कितना था, जैसे हम नॉर्मली मैथमेटिक्स में इंक्रीज कैलकुलेट करते हैं, इनटू 100। तो ये कितना हो गया हमारा? 5/10 इंटू 100, ये आ गया आपका 50%। ठीक है, तो मतलब 50% लास्ट ईयर से जो है वो प्राइस आपके इंक्रीज़ कर गए। ठीक है, तो ये आपका जनरल कॉन्सेप्ट हो गया इन्फ्लेशन का। तो यहाँ पे समझाया हुआ, आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि WPI और CPI हमारा क्या होता है। ठीक है जी, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है हमारा, और जो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जिसको हम रिटेल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, बेसिकली क्या क्या कमोडिटीज़ कवर करता है। तो दोनों में आप अलग अलग चीज़ें जो हैं वो मेजर करते हैं। जैसे अगर मैं होलसेल प्राइस की कॉम्पोजिशन की बात करूं तो इसमें आप प्राइमरी आर्टिकल्स लेते हैं, फ्यूल एंड पावर लेते हैं, मैन्युफैक्चर्ड लेते हैं। सबसे ज़्यादा क्या है? सबसे ज़्यादा इसमें जो वेट होता है आपका वो होता है मैन्युफैक्चर्ड का, सबसे ज़्यादा वेट होता है मैन्युफैक्चर्ड का। वहीं जब आप रिटेल इन्फ्लेशन या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कंपेयर करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फूड एंड बेवरेजेस की सबसे ज़्यादा वेटेज होती है हमारी इसमें। ठीक है, और अगर वही बात मैं करूँ बाकी चीज़ों की, फ्यूल एंड लाइट की, हाउसिंग की, क्लोथिंग फुटवेयर की, उनकी परसेंटेज ये होती है। तो मतलब अगर सपोज आपका वेजिटेबल, सपोज जैसे अनियन की बात की हमने, अगर अनियन का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज कर गया तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा किस पे पड़ेगा? WPI पे ज़्यादा पड़ेगा या CPI पे ज़्यादा पड़ेगा? तो हमने खुद देखा कि WPI में तो मेजरली मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें होती हैं, और CPI में आपका फूड एंड बेवरेजेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो मतलब अगर अनियन का प्राइस आपका बढ़ेगा तो वो ज़्यादा जो है वो CPI पे रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, यही चीज़ जो है हमें इसमें देखनी है। यहाँ पे देखें, WPI इज डोमिनेटेड बाय द प्राइसेस ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वाइल CPI इज डोमिनेटेड बाय द प्राइसेस ऑफ फूड आर्टिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट एक की डिफरेंस जो दोनों में देखा जाता है, देखें जो WPI ना हमारा वो सर्विसेज को कवर नहीं करता। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, UPSC में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें वन ऑफ द ऑप्शन वाज कि WPI जो है वो सर्विसेज को कवर करता है, जबकि WPI सर्विसेज को कवर नहीं करता है। सर्विसेज का क्या मतलब हो गया? सर्विसेज का मतलब हो गया जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, एजुकेशन हो गया, जो सर्व करते हैं, रिक्रिएशन हो गया, अम्यूजमेंट हो गया, इन सब के प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज से WPI को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, इनसे जो है वो CPI को फर्क पड़ता है। तो क्या अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या WPI सर्विसेज को के इंक्रीज डिक्रीज से उसको कोई फर्क पड़ता है, तो नहीं। क्या CPI को पड़ता है? जी बिल्कुल पड़ता है। ठीक है, अब जो एग्जाम में पूछा जाता है वो चीज़ हम देखते हैं कि क्या पूछा जाता है। वो पूछा जाता है कि कौन इसको पब्लिश करता है एंड उसका बेस ईयर क्या है।
होलसेल प्राइस इंडेक्स की डेफिनेशन हमने पहले ही देख ली। इट मेजर्स द चेंजेस इन प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ट्रेडेड इन बल्क। जो आप बल्क, मैंने बोला ना आप शॉपकीपर हो, आप बल्क में सामान, अगर आप आपके घर जो है वो स्टेशनरी, आप बल्क में कॉपीज़ लाओगे जिससे पर कॉपी की कॉस्ट आपको कम पड़ेगी। तो ट्रेडेड इन बल्क बाय होलसेल बिजनेसेस टू अदर बिजनेसेस, ठीक है। ये होलसेल की दुकान है, ये बाकी बिजनेसेस को जो है वो बेच रहा है। अब इसको पब्लिश कौन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कौन करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको पब्लिश करते हैं, ठीक है। और मोस्ट वाइडली यूज्ड इन्फ्लेशन इंडिकेटर इंडिया में इसको बोला जाता है, ठीक है। तो मोस्ट वाइडली यूज्ड कौन सा? आपका WPI। इसको रिवाइज किया गया था फ्रॉम 2004-05 से 2011-12। तो अब जो है इसका बेस ईयर क्या है? 2011-12। तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या जिसको हम रिटेल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये किसको मेजर करता है? ये प्राइस चेंजेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ रिटेल बायर। मैंने बोला ना कि ये आपकी शॉप है और ये जो है वो होलसेलर की शॉप है। अब जो कंज्यूमर है वो तो इसके पास जाएगा ना, इधर थोड़े जाएगा कंज्यूमर। तो यहाँ पे जो भी चेंजेस होंगी वो कंज्यूमर रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये इसीलिए लाया गया था, रिटेल इन्फ्लेशन, कि आप कंज्यूमर को स्टडी कर सकें। सो इट मेजर्स प्राइस चेंजेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ रिटेल बायर। और इसको कौन मेजर करता है? देखिए इसमें ना बेसिकली 4 जो हैं वो आपकी 4 टाइप्स होती हैं CPI की। नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए कि CPI को जो है कौन पब्लिश करता है, तो वो आपका NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ऊपर वाली जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, ये वाली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये जो है वो निकालती है। 4 टाइप्स के क्या हो गए हमारे? देखें, CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो गए, CPI फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स हो गए, CPI फॉर रूरल लेबरर्स एंड CPI फॉर रूरल अर्बन एंड कंबाइंड। इसमें से जो पहले 3 आप देख रहे हैं ना, फर्स्ट 3 जो आप देख रहे हैं, CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड रूरल लेबरर्स, इनको जो है कौन कंपाइल करता है? लेबर ब्यूरो, जो कि किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर। तो मैंने क्या बोला, कौन कौन सा देखा? वर्कर जितने भी हैं ना आपके, चाहे इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो, रूरल लेबरर्स हो आपके, एंड आपके कौन हो? एग्रीकल्चरल लेबरर्स हों, ठीक है, एग्रीकल्चरल लेबरर्स हों। इन तीनों को जो है वो आपकी लेबर ब्यूरो जो है कंपाइल करती है, इन तीनों का डेटा, ठीक है। और वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो ऑब्वियसली बात है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर आएगी। जो फोर्थ वाला है ना, कौन सा? CPI कंबाइंड रूरल एंड अर्बन, वो जो है हमारा वो NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो मैंने बोला मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये कंपाइल करता है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। अब इसमें बेस ईयर भी, क्योंकि ये 4 टाइप्स के ना, तो इनके बेस ईयर भी डिफरेंट है। जनरली अगर आपसे पूछा जाए कि क्या है बेस ईयर CPI का, तो वो 2012 है, क्योंकि जनरल CPI हम ये वाला कंसिडर करते हैं। कौन सा वाला? ये CPI रूरल अर्बन कंबाइंड। लेकिन अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर वर्कर की, तो आपका रिसेंटली ये रिवाइज हुआ था, 2016 इसका बेस ईयर है। अगर मैं एग्रीकल्चर लेबरर्स की एंड रूरल लेबरर्स की बात करूं, तो वो उनका बेस ईयर क्या है? 1986 से 87, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है जी। तो एक बार फिर से फटाफट से हम इसको रिवाइज करते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या था? जो होलसेल प्राइस इसको जो है कंसिडर करता है, जो बल्क में आप होलसेल बिजनेसेस करते हैं, इसको कौन पब्लिश करता है? इसको ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पब्लिश करती है। और मोस्ट वाइडली यूज्ड इन्फ्लेशन इंडिकेटर है। बेस ईयर क्या है इसका? 2011 से 2017 में ये बेस ईयर चेंज हुआ था। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करूँ तो ये 4 तरह के होते हैं। CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ठीक है, जिसको लेबर ब्यूरो निकालता है। CPI फॉर एग्रीकल्चरल लेबर्स, क्योंकि ये भी लेबर है तो इसको भी लेबर ब्यूरो निकालता है। CPI फॉर रूरल लेबर, ये भी लेबर ब्यूरो निकालता है। जो CPI कंबाइंड रूरल अर्बन है, इसको कौन निकालता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और इन सब के बेस ईयर भी अलग हैं। पहले वाले का बेस ईयर आपका है 2016, सेकंड वाले का एंड थर्ड वाले का जो बेस ईयर है वो आपका क्या है? 1986 से 87, और लास्ट वाले का है आपका 2012। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, देखें, हेडलाइन एंड कोर। इसको आप कैसे याद करें? कोर चीज़ क्या होती है? कोर चीज़ में सिर्फ बाकी वाली चीज़ों को आप हटा देते हैं, ठीक है। जो भी वोलाटिलिटी, जो भी इंस्टेबिलिटी कॉज कर रही हैं, उनको हम हटा देंगे। तो इंस्टेबिलिटी कौन कॉज कर रही है मार्केट में? फूड एंड फ्यूल, इनके ही प्राइजेस जो हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं, बाकी किसी के इतने प्राइजेस फ्लक्चुएट नहीं करते। तो जब हमने इसको बाहर निकाल दिया, तब आपका कोर बच गया। तो कोर में क्या बच गया भाई आपका? कोर में आप जो है फूड एंड फ्यूल को कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है हमारी? चेंज इन वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स इन द बास्केट। जितने भी गुड्स हैं बास्केट में, आप सबकी वैल्यूज़ की चेंज को जो है हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं। लेकिन कोर में क्या होता है? कोर में मैंने बताया क्या होता है। कोर में फूड और फ्यूल आइटम्स को आप एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है जी। चलें नेक्स्ट हेड, ऑब्वियसली अब इसमें सब कुछ है। अब इसमें
फूड भी है एंड फ्यूल भी है हेडलाइन में, तो ये तो वोलाटाइल होगी ना, इंस्टेबिलिटी कॉज करेगी। लेकिन जो कोर इन्फ्लेशन है ये थोड़ी स्टेबल होगी। सिंस द प्राइजेस ऑफ फ्यूल एंड फूड आइटम टेंड टू फ्लक्चुएट एंड क्रिएट नॉइज इन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन इज लेस वोलाटाइल देन हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक है, अब जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है ना, देखें अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के लिए इन दोनों में से कौन सी रेलिवेंट होती है एंड डेवलपिंग के लिए कौन सी रेलिवेंट होती है। देखें डेवलप्ड इकोनॉमी में ना फूड एंड फ्यूल जो है वो 10 to 15% ही कंट्रीब्यूट करता है। वहीं अगर मैं डेवलपिंग इकोनॉमी जैसे कि इंडिया, डेवलप्ड इकोनॉमी क्या होगी जैसे कि यूएस, डेवलपिंग इकोनॉमी क्या होगी जैसे कि इंडिया, इंडिया में क्या है कि 30 to 40% बास्केट जो है ना वो आपका फूड एंड फ्यूल का ही होता है। ठीक है, तो तभी हम इंपोर्ट बास्केट को कम करने की बात कर रहे हैं कि हमारा फ्यूल का जो इंपोर्ट है वो कम हो, इसलिए हम फ्लेक्स व्हीकल्स की बात करते हैं, हाइब्रिड व्हीकल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करते हैं। तो वही तो अब मुझे बताएं कि इनमें से हेडलाइन इन्फ्लेशन किस इकोनॉमी के लिए रेलिवेंट होगा और कोर किसके लिए रेलिवेंट होगा। तो क्लियरली कोर जो है वो आपका रेलिवेंट होगा डेवलप्ड के लिए, क्योंकि वहाँ पे फूड एंड फ्यूल को इतनी परसेंटेज नहीं है उसकी। लेकिन जो हेडलाइन होगा वो आपका किसके लिए रेलिवेंट होगा, वो आपका डेवलपिंग के लिए होगा। ठीक है, क्योंकि आपको फूड एंड फ्यूल को मेजर करना पड़ेगा, तभी आप अपनी इकोनॉमी की कंडीशन बता सकते हैं, क्योंकि आप 30 to 40% जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो है फूड एंड फ्यूल जो है वो इसको कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको हेडलाइन इन्फ्लेशन सिंपल, कोर में सिर्फ आप कोर वाली चीज़ें लेंगे जिसमें कोई वोलाटिलिटी नहीं है, इंस्टेबिलिटी नहीं है, तो उसमें आप फूड एंड फ्यूल को हटा देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। लेकिन हेडलाइन में आप सब कुछ लेते हैं, इसलिए जो हेडलाइन है वो आपकी डेवलपिंग के लिए ज़्यादा सूटेबल होती है, क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में जो फूड एंड फ्यूल अकाउंट है वो 30 to 40% ऑफ द बास्केट कॉन्ट्रीब्यूट करता है। वहीं अगर डेवलप्ड की बात करें तो वो सिर्फ 10 to 15% करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो उसका काम क्या होता है कि वो इंटरेस्ट रेट्स जो है, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, बेंचमार्क मतलब जिसको आप एक बेंचमार्क बनाते हो कि भाई इसके हिसाब से हम बाकी सारे रेट्स जो हैं वो चेंज करेंगे, तो वो यूजुअली ये रेपो रेट होता है हमारा, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट होता है एक ऐसा रेट जिससे मतलब ये अगर बैंक है आपका और ये आपका आरबीआई है, ठीक है, वो रेट जिससे बैंक जो है वो आरबीआई से पैसा लेगा। ठीक है, बैंक जो है वो आरबीआई से पैसा लेगा, दैट इज़ आपका रेपो रेट। ठीक है जी, चलें। सो मीटिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एटलीस्ट 4 times अ ईयर होती है। ठीक है, 6 इसमें मेंबर्स होते हैं, 3 जो हैं वो आरबीआई के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जिनका जो टर्म होता है वो को टर्मिनस होता है विद द आरबीआई मेंबरशिप, की वो जितना टेन्योर उनका आरबीआई में है उतना टेन्योर उनका यहाँ पे होता है। और 3 जो हैं वो आपके एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है। अब इसको चेयरपर्सन कौन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गवर्नर जो है आरबीआई के, ठीक है, अभी कौन है वो शक्तिकांत दास, तो वो जो है इसके चेयरपर्सन होते हैं। ठीक है, और डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, मेजॉरिटी से। गवर्नर जो है वो कास्टिंग, अगर टाई हो जाए, मतलब इधर भी 3 वोट इधर भी 3 वोट आ गए, अगर इधर भी 2 वोट इधर भी 2 वोट आ गए, तो जो गवर्नर है वो टाई कास्टिंग वोट डालता है। जैसे आपका पार्लियामेंट में स्पीकर जो है वो कास्टिंग वोट डालता है। ठीक है, राज्यसभा में चेयरमैन और लोकसभा में स्पीकर डालता है, वैसे ही यहाँ पे जो चेयरमैन है हमारा या आरबीआई का गवर्नर है वो यहाँ पे कास्टिंग वोट डालता है। तो टारगेट क्या है हमारा, देखिए हमारा टारगेट होता है 4% ±2% की इन्फ्लेशन जो है वो इतनी रहनी चाहिए। मतलब या तो 6% उसके अपर लिमिट है और 4% 2% उसकी लोअर लिमिट है, इससे ना ऊपर ना नीचे जानी चाहिए। तो ये हमारा जो है वो टारगेट है। ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934 वॉज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2016। ये एमपीसी बनाने के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाने के लिए जो है हमने इसको अमेंड किया था। इससे क्या बेसिकली आपने लीगली उसको पावर दे दी, किसको, आरबीआई को, कि वो जो है आपका इन्फ्लेशन रेट्स को सेट कर सकता है। ठीक है, अगर मैं कॉम्पोजिशन की बात करूं तो यहाँ पे चेयरपर्सन कौन है, हमारे शक्तिकांत दास, जो मैंने बताया कि इसका चेयरपर्सन कौन होता है, जो गवर्नर होते हैं आरबीआई के। डिप्टी गवर्नर जो है वो उसके मेंबर माइकल देब्राता पात्रा हो गए आपके। ठीक है, उसके बाद हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द बैंक इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एम.के. सागर हैं, आशिमा गोयल हैं, शशांक भिड़े हैं, जयंत वर्मा है। तो ये 6 के 6 मेंबर्स हैं और आपको पता होने चाहिए। ठीक है, मेंबर्स जो हैं जो 4 से 6 हैं, पहले 3 तो आपको मैंने बताया ना, पहले 3 जो हैं वो आपके आरबीआई के हैं। इनका जो टर्म होता है इट इज़ को टर्मिनस विद इन आरबीआई मेंबरशिप, जितना टेन्योर उनका आरबीआई में बचा हुआ है उतना टेन्योर उनका यहाँ पे होता है। लास्ट के जो 3 होते हैं ना हमारे, इनका जो टेन्योर होता है वो आपका 4 ईयर्स होता है। ठीक है, कितना होता है, 4 ईयर्स। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट।
चलें, नेक्स्ट यही था हमारा आज इन्फ्लेशन के बारे में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए। हमारा हेडलाइन कोर इन्फ्लेशन क्या होती है, ठीक है, हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एंड फिर हमने एमपीसी के बारे में बात की। पहला क्वेश्चन है विच इज़ द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडियन ब्रोकन राइस। तो ये आज ही न्यूज़पेपर में आया था, कौन है हमारा, चाइना। चाइना ने जो है हमारा सबसे बिगेस्ट इंपोर्टर है इंडियन ब्रोकन राइस का। कौन होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो रिलीज करता है, ऊपर बताया मैंने, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। डज चेंज इन प्राइस इन सर्विसेज रिफ्लेक्ट इन WPI, क्या करती हैं रिफ्लेक्ट, शाबाश बताएं, तो नहीं करती हैं रिफ्लेक्ट, ठीक है, सो नो। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन एमपीसी, एमपीसी में 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 3 जो हैं वो आरबीआई के होते हैं, 3 जो हैं वो गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। जो 3 आरबीआई के होते हैं उसमें एक गवर्नर होता है, एक डिप्टी गवर्नर होता है, अदर ऑफिशियल होता है, ठीक है। इनका जो टर्म होता है वो को टर्मिनस होता है विद दी आरबीआई मेंबरशिप, और इनका जो टर्म है वो 4 साल का होता है, ठीक है। एससीओ में कितने मेंबर्स होते हैं, शाबाश, एससीओ में हमारे कौन सा रीसेंट मेंबर ऐड हुआ है, तो ईरान ऐड होने के बाद जो है कितने मेंबर्स बन गए हैं, 9 मेंबर्स बन गए हैं। यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। देखें, चाइना होता है, ठीक है, ये आपका रशिया है, रशिया हो गया। अब मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में आपको कि कैसे याद रखना है आपको। देखें, का की ता तू, ठीक है, का की तातू। लेकिन ये जो तुर्कमेनिस्तान है ना, ये एससीओ का मेंबर नहीं है। तो आप कौन कौन से मेंबर हैं, एक कजाकिस्तान हो गया, एक किर्गिस्तान हो गया, तजिकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, तो 4, का की ता यू, ठीक है। ऐसे जब आप सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ को याद करते हो ना, तो आपको ऐसे याद करनी होती हैं, का की ता तू और बीच में आ गया उज्बेकिस्तान, इस तरीके से आप याद करो। लेकिन जब एससीओ की बात करते हैं तो का भी होता है, की भी होता है, ता भी होता है, यू भी होता है, लेकिन तुर्कमेनिस्तान नहीं होता। इसके साथ साथ कौन सी कंट्रीज़ होती हैं, रशिया होती है आपकी, चाइना होती है, ठीक है, प्लस आपकी इंडिया होती है, पाकिस्तान होती है, एंड प्लस आपका ईरान होता है, ठीक है जी। ये वाली कंट्रीज़ जो हैं होती हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं आपकी, इंडिया है, पाकिस्तान है, का की ता तू नहीं है, यू है, चाइना है, एंड आपका रशिया है, और अब रिसेंटली ईरान भी आ गया है इसमें, ठीक है जी। तो ये हो गया। एससीओ के हेडक्वार्टर कहाँ है हमारे, एससीओ के हेडक्वार्टर है बीजिंग में, बीजिंग चाइना में, ठीक है जी। चलें, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन एससीओ, तो 9 आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं वोकैब ऑफ द डे में। सबसे पहला वर्ड है अपटिक। अपटिक एक नाउन है, क्या मतलब होता है इसका कि स्मॉल इंक्रीज होना या स्लाइट अपवर्ड, ऊपर की तरफ कोई ट्रेंड जाना। जैसे मैं बोलूँ कि पीपल डिडंट नोटिस द अपटिक इन टेम्परेचर फ्रॉम येस्टरडे टुडे सिंस इट वेंट फ्रॉम 76 डिग्री टू 77, बहुत माइनर डिफरेंस था, इसीलिए लोगों ने ये नोटिस नहीं किया, दैट इज अपटिक, ठीक है। नेक्स्ट इज शन। शन का मतलब होता है परसिस्टेंटली, अगर आप किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हो या इग्नोर कर रहे हो या रिजेक्ट कर रहे हो, जैसे ही शन्स पार्टीज एंड सोशल इवेंट्स, आई शन पार्टीज एंड सोशल इवेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका शन। उसके बाद है आपका अस्पाउस। अस्पाउस क्या होता है, किसी चीज़ को अडॉप्ट करना या किसी चीज़ को सपोर्ट करना, जैसे द न्यू थ्योरी हैज़ बीन एस्पाउस्ड बाय मेनी लीडर फिजिसिस्ट्स, तो उन्होंने इसको मतलब सपोर्ट किया या अडॉप्ट किया। लास्ट वर्ड है आपका एंट्रेंच्ड। तो एंट्रेंच्ड का क्या मतलब होता है, एंट्रेंच्ड कोई हैबिट को बोल सकते हो, किसी एटीट्यूड के लिए बोल सकते हो कि आप कोई चीज़ फॉर्मली जो चीज़ कर रहे हो ना, फॉर्मली कोई चीज़ आप इस्टेब्लिश कर रहे हो और जो बहुत डिफिकल्ट है कि वो चेंज होगा, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट और विच इज़ वेरी अनलाइकली टू चेंज, दैट इज एंट्रेंच्ड। जैसे द ट्रूप्स वर एंट्रेंच्ड नियर दी माउंटेन्स, की वो वहाँ पे अपना मतलब जो है फॉर्मली अपने आप को उन्होंने वहाँ पे इस्टेब्लिश किया हुआ था। तो ये आपके वर्ड्स थे आज के, कौन कौन से, अपटिक, शंस, स्पाउस, एंट्रेंच्ड। ये आप डेली लाइफ में यूज़ करें, उसके 1-2 सेंटेंसेस बनाएं और कमेंट सेक्शन में बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।